नमस्कार सभी को। आज हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है वो आखिर होता क्या है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप जो हैं देखे जा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोडों पर धातु का जमाव हो सकता है। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यह सब रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन और इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती हैं। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी चालक विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक विलयन जो होता है वह अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। उसके बाद में आयनों की विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु का जमाव या निक्षेप देखा जा सकता है और जो चालक विलयन है उसके रंग में परिवर्तन भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक विलयन में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव जो होता है उसके जो दो महत्वपूर्ण उदाहरण जो हैं वो हैं, पहला जल का विद्युत अपघटन और दूसरा विद्युत लेपन। तो पहले हम जल के विद्युत अपघटन के बारे में अध्ययन करेंगे। जल का विद्युत अपघटन, जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है। मतलब जल के जो अणु हैं वो विघटित हो जाते हैं और हमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसे ही जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। चूँकि शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसमें शुद्ध जल में कुछ मात्रा में अम्ल मिला दिया जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जा सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जा सकता है, या कुछ मात्रा में नींबू का जो रस है उसमें भी सिट्रिक अम्ल होता है, वो भी मिलाया जा सकता है। शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। उसको सुचालक बनाने के लिए शुद्ध जल में कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला दिया जाता है। तो जल का विद्युत अपघटन क्या है? जल का विद्युत अपघटन ये है कि जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के जो अणु होते हैं उनका विघटन हो जाता है और जल के अणुओं के विघटन की वजह से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमें प्राप्त होती है। इसे ही जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनक थे, केमिस्ट थे, जिनका नाम था विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों, यानी कि इलेक्ट्रोडों को जल में डुबो कर रखा जाए तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के जो बुलबुले जो होते हैं वो हमें धन टर्मिनल यानी कि एनोड पर प्राप्त होते हैं। धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पर प्राप्त होते हैं। और हाइड्रोजन के जो बुलबुले होते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो हमें ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले जल का जो विद्युत अपघटन है वो विलियम निकलसन नामक वैज्ञानिक ने 1700, जो कि 1753 से 1815 तक रहे थे, 1800 में जो ब्रिटिश रसायनज्ञ थे विलियम निकलसन, उन्होंने सबसे पहले जल के विद्युत अपघटन का प्रयोग जो है वो किया था। अब हम जल का जो विद्युत अपघटन जो होता है उसको प्रयोग के माध्यम से, एक प्रयोग चित्र के माध्यम से उसको समझते हैं। तो ये जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र है। इसमें हमने एक कांच का पात्र लिया है, बीकर लिया है, और इस बीकर में हमने जल को भरा है। जल को भरा है और इस जल में थोड़ी सी मात्रा में
अम्ल मिलाया है, नींबू का रस जो है वो हमने इसमें मिला दिया, मतलब थोड़ी मात्रा में इसमें अम्ल मिला दिया ताकि ये सुचालक हो जाए। अम्ल के रूप में हम थोड़ी मात्रा में नींबू का रस जो है इस जल में मिला सकते हैं। अब इस पात्र में हमने 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए हैं। पहला इलेक्ट्रोड ये है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ये दोनों कार्बन के बने इलेक्ट्रोड हैं। ये जो है ये बैटरी है जो कि विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। बैटरी विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। इसी की सहायता से हम इलेक्ट्रोडों की सहायता से हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये बैटरी का धन टर्मिनल है प्लस, और बैटरी के धन टर्मिनल से इस इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है, और ये बैटरी का ऋण टर्मिनल है, और इस ऋण टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से इस इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है। तो वह इलेक्ट्रोड, कार्बन का वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है उस पर धनावेश होता है और उसे एनोड कहते हैं, और वह कार्बन इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है उस पर ऋणावेश होता है और उसे कैथोड कहते हैं। तो ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रोड जो है ये तो हो गया एनोड, ये वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है ये तो हो गया एनोड, और ये वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है ये हो गया कैथोड। तो 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है और दूसरा जो है वो कैथोड है। अब जब हम बैटरी की सहायता से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी की सहायता से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से जल का जो अणु जो होता है H2O जो है वो जल का अणु है, ये अपघटित हो जाता है। अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। तो जल का जो अणु जो होता है वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो होती है O2, H2 और O2 जो है उसका निर्माण करता है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमें एनोड के आसपास प्राप्त होती है। ये देखिए, ये जो बुलबुले जो हैं जो एनोड के पास हैं ये ऑक्सीजन गैस है, और जो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऋण टर्मिनल, ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड के पास में होती है, यानी कि ये जो बुलबुले जो हैं ये ऑक्सीजन गैस के हैं। तो इस प्रकार से जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल के जो अणु जो होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, और एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये जल का विद्युत अपघटन है। अब जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं अपघटित होती हैं, कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जल का जो अणु होता है उसका सूत्र होता है H2O। H2O में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2O जो है वो H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है। H+ आयन जो होता है इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और OH- आयन जो होता है इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। अब हाइड्रोजन आयन पर धनावेश है इसलिए ये कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है उस पर ऋणावेश है तो वो जो है वो एनोड की तरफ जाएगा, और H+ आयन जो हैं वो कैथोड पर जाके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, और हमें हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले जो होते हैं वो कैथोड पर प्राप्त होते हैं। और जो हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं, ऋणावेशित आयन जो होते हैं वो एनोड पर जाएंगे, और एनोड पर जाके ये ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेंगे, जिससे एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जल के विद्युत अपघटन से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। और जल के विद्युत अपघटन को एक समीकरण के रूप में दर्शाएं तो समीकरण होगी 2H2O, तीर का निशान, विद्युत अपघटन, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का विद्युत अपघटन होगा। जल जो है वो टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, 2H2 और O2। H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस है और O2 जो है वो ऑक्सीजन गैस है। तो इस प्रकार से ये जल की विद्युत अपघटन की अभिक्रिया जो होती हैं वो
संपन्न होती है और जल का जो विद्युत अपघटन होता है वो एक प्रकार का विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। अब हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के दूसरे उदाहरण विद्युत लेपन जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत लेपन, विद्युत यानी कि विद्युत धारा की सहायता से लेपन करना, निक्षेपण करना, जमाना, मतलब किसी धातु को विद्युत धारा की सहायता से अन्य धातु पर जमाना या निक्षेपित करना। तो विद्युत लेपन जो है वो भी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक मान्य उपयोग है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु पर किसी अन्य धातु का निक्षेपण किया जाता है, जमाव किया जाता है, इसे विद्युत लेपन कहते हैं। जमाव किया जाता है या लेपन किया जाता है, इसे विद्युत लेपन कहते हैं। और विद्युत लेपन जो होता है वो भी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम विद्युत लेपन को विस्तार से अध्ययन करते हैं, उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। विद्युत लेपन जो है उसको हम एक प्रयोग के द्वारा, प्रयोग चित्र की सहायता से पूरा अच्छी तरह से समझते हैं। ये प्रयोग चित्र जो है विद्युत लेपन का हमारे सम्मुख है। इसमें भी हम एक कांच का पात्र लेते हैं, ये कांच का पात्र है, और इस कांच के पात्र में हम विलयन के रूप में, चालक विलयन के रूप में कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो हम लेते हैं। तो ये जो है ये क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब इस विलयन में हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, दो तांबे के इलेक्ट्रोड, एक तो तांबे का इलेक्ट्रोड होता है और दूसरे जगह इलेक्ट्रोड के रूप में हम जो धातु का जो चम्मच होता है उसको इलेक्ट्रोड के रूप में लगाते हैं। तो ये तो तांबे का इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो हमने लिया है एक धातु का चम्मच। मतलब इस धातु के चम्मच पर हमें तांबे का निक्षेपण करना है। तो कैथोड पर हमने इलेक्ट्रोड के रूप में धातु का चम्मच जो है वो हमने उपयोग में लिया है। अब ये बैटरी है, यानी कि इसकी सहायता से विद्युत धारा जो है उसको प्रवाहित किया जाएगा। ये विद्युत धारा का स्रोत है बैटरी जो है, और ये बैटरी का धन टर्मिनल है, ये बैटरी का ऋण टर्मिनल है। इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, यानी कि इस पर धनावेश आ जाता है, यानी कि ये एनोड है, और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, यानी कि इस पर ऋणावेश आ जाता है, यानी कि ये कैथोड है। तो इस प्रयोग में हमने एनोड के रूप में तांबे का इलेक्ट्रोड लिया है और कैथोड के रूप में हमने धातु का जो चम्मच है उसको इलेक्ट्रोड के रूप में लिया है। अब जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो कॉपर और सल्फेट आयनों में टूट जाता है। ये देखिए, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट का सूत्र है। ये विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये अपघटित हो जाएगा और अपघटित होकर ये दो आयन बनाएगा। एक तो धनायन बनाएगा Cu2+, और एक जो है वो ऋणायन बनाएगा, वो होगा SO4 2-। तो कॉपर सल्फेट में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो आयनों में टूट जाता है। एक धनायन बनता है Cu2+, जिसको कॉपर आयन कहते हैं, और एक ऋणायन बनता है जिसको कहते हैं SO4 2-, इसको सल्फेट आयन कहते हैं। अब चूंकि जो कॉपर आयन जो है उस पर धनावेश है Cu2+, कॉपर आयन जो है Cu2+ जो है उस पर धनावेश है, इसलिए ये कॉपर आयन जो होता है ये कैथोड पर जाएगा और कैथोड पर जम जाएगा। तो कैथोड पर जाने की वजह से कॉपर आयन जो है जब कैथोड पर जाएंगे, यानी कि धातु के चम्मच वाले इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, तो कॉपर आयन जो हैं वो धातु के चम्मच पर लेपित हो जाएंगे, निक्षेपित हो जाएंगे। जिससे धातु की जो चम्मच होती है उस पर
कॉपर का निक्षेपण हो जाएगा, कॉपर का लेपन हो जाएगा। इसे ही विद्युत लेपन कहते हैं। और चूंकि कॉपर आयन जो हैं वो धातु के चम्मच के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाएंगे, लेपित हो जाएंगे, उसकी वजह से जो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है उसमें कॉपर आयन की कमी हो जाएगी। तो इस कमी को दूर करने के लिए जो तांबे का जो इलेक्ट्रोड है इससे कॉपर आयन निकलेंगे। ये देखिए कॉपर आयन निकल रहे हैं और ये कॉपर आयन निकलकर कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाएंगे, जिससे कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर आयन की जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो दोबारा से दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो Cu2+ कॉपर आयन और SO4 सल्फेट आयन में टूट जाता है। कॉपर आयन जो होता है उस पर धनावेश होता है, जिसकी वजह से कॉपर आयन जो है वो किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। और कैथोड पर क्या है, कैथोड जो है वो धातु का चम्मच का इलेक्ट्रोड है। तो धातु के चम्मच जो है उस पर जो कॉपर आयन जो है वो निक्षेपित हो जाएंगे, यानी कि धातु के चम्मच जो हैं उस पर कॉपर का निक्षेपण हो जाएगा, कॉपर का लेपन हो जाएगा। इसे ही विद्युत लेपन कहते हैं। अब जैसे जैसे कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग होकर धातु के चम्मच पर जम जाएगा, वैसे वैसे विलयन में कॉपर आयन की कमी हो जाएगी। कॉपर आयन की कमी को पूर्ण करने के लिए जो तांबे का जो इलेक्ट्रोड है उससे कॉपर आयन जो हैं वो अलग होंगे और कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाएंगे, जिससे कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन की जो कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। अब विद्युत लेपन के दौरान कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसको विस्तार से समझते हैं। जो कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर सल्फेट में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका अपघटन हो जाता है। वो कॉपर आयन Cu2+ कॉपर आयन और SO4 सल्फेट आयन में टूट जाता है। अब चूंकि कॉपर आयन जो है उस पर धनावेश है, इसलिए कॉपर आयन जो है वो कैथोड पर जाएंगे और कैथोड पर जाकर कॉपर आयन जो है वो कॉपर तांबे में परिवर्तित हो जाएंगे और तांबे की परत जो होगी वो कैथोड पर लेपित हो जाएगी, निक्षेपित हो जाएगी, यानी कि तांबे की परत का विद्युत लेपन हो जाएगा। और सल्फेट आयन जो है उस पर ऋणावेश है, इसलिए ऋणावेश होने से ये एनोड की तरफ जाएंगे। और चूंकि जैसे जैसे कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर आयन जो हैं वो अलग होकर कैथोड पर जम जाएंगे, वैसे वैसे कॉपर आयन की कॉपर सल्फेट विलयन में कमी होती जाएगी, जिसकी वजह से जो तांबे का इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड है उससे कॉपर आयन जो हैं वो अलग होंगे और विलयन में घुल जाएंगे। विलयन में घुलकर कॉपर सल्फेट के विलयन में घुलकर ये कॉपर आयन की जो कमी होती है उसकी पूर्ति कर देंगे। इस प्रकार से विद्युत लेपन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। और ये विद्युत लेपन की क्रिया जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझा। अब जो विद्युत लेपन जो है उसका महत्व क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब बाज़ार में बहुत से आभूषण ऐसे होते हैं जो वास्तव में चांदी या सोने के नहीं होते हैं, लेकिन उस पर जो वर्क जो होता है, उस पर जो लेपन जो होता है वो चांदी और सोने का होता है। तो आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन कर देते हैं, जिससे ये आभूषण देखने में तो चांदी और सोने के प्रतीत होते हैं, यानी कि देखने पर तो हमें ऐसा लगता है जैसे सोने और चांदी के आभूषण हैं, लेकिन वास्तव में ये सस्ती धातुओं के होते हैं, अपेक्षाकृत बहुत ही सस्ते होते हैं। तो ये क्रिया जो होती है ये विद्युत लेपन की वजह से ही संपन्न होती है। इसके अलावा पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहा जो होता है, लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, मतलब लोहे पर जंग बहुत जल्दी लग जाती है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए
लोहे पर जिंक की परत, जिंक जो है वो जस्ता धातु होती है, जस्ते धातु की जिंक की जो परत होती है वो निक्षेपित कर दी जाती है, यानी कि लोहे पर जिंक का विद्युत लेपन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से खराब नहीं होते और उनको मजबूती मिलती है। तो ये विद्युत लेपन के उदाहरण हैं, उपयोग है। तो इस प्रकार से हमने विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव जो होता है उसका बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया है।